जिस पर सीएम मदन लाल शर्मा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि एक साल में 47,000 युवाओं को नियुक्तियां दी हैं। 12 जनवरी को 10 से 12,000 युवाओं को नियुक्ति देंगे। तो वहीं राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भर्ती का कैलेंडर जारी किया गया हो। देखिए रिपोर्ट। एक वर्ष में 13,848 पदों की भर्ती के लिए केवल एग्जाम है। इसके अलावा तो ये जो मैंने बताया ये स्थिति है। तो भाई साहब किसको दे रहे हो नौकरी, क्या दे रहे हो? खंबे पे तार जोड़ने वाले को दे रहे हो, जो पानी का गिलास पकड़ाए, झाड़ू खोले, स्कूल की घंटी बजाए, उन्हीं को नौकरी दोगे? और जो बेरोजगार ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाँ, उनको भी नौकरी दोगे क्या? इस तरीके से ये देख करके आप अपनी विफलताओं को छुपा रहे हो। सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। आपको आज ही विज्ञापन देने की आवश्यकता क्या पड़गी? कौन से चुनाव है? अभी तो 12 महीने कोई पंचायत राज के चुनाव भी आप नहीं करा रहे हो, नगर निकाय के भी नहीं करा रहे हो, तो फिर किस लिए पैसे बर्बाद कर रहे हो? अभी तक हमने युवाओं को लगभग 47,000 नियुक्तियां देने का हमारी सरकार ने एक वर्ष में काम किया है। आने वाले 12 जनवरी को हम लगभग 10-12,000 और हम नियुक्ति देने वाले हैं। और आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, जो हमारे युवा भाई हैं, जो परीक्षा देना चाहते हैं, वो असमंजस में रहते थे कि इसकी विज्ञप्ति कब निकलेगी। आज हमने पूरा कैलेंडर जारी किया है। 81,000 वैकेंसियों का कैलेंडर जारी किया है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप पढ़िए, मेहनत करिए, और जौन सा पेपर आपको देना है उसकी डेट पूरी 1 साल की हमने आज ही पूरी तरह से निकाल दी है। हमारा ये देखिए टाइम बाउंड कैलेंडर जारी हुआ। ऐसा आप राजस्थान के इतिहास में बहुत कम अवसर आएंगे, और कांग्रेस के इतिहास में तो कभी भी किया ही नहीं। ये कैलेंडर जारी हुआ कि किस तारीख को क्या क्या किसको नियुक्ति दी जाएगी, कब साक्षात्कार होगा, कब उसका परीक्षा, मतलब सब चीज़ इसमें दे दिया है। तो ये नियुक्तियां देने का जो काम है ये हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने लगभग 1.25 लाख से अधिक अभी रिक्त पद भी निकाल दिए, और उनका कैलेंडर परीक्षाओं का ये जारी कर दिया। यही नहीं, हमने तो और भी सोचा है रोजगार की दृष्टि से केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी हम आम नागरिक को दिलाना चाहते हैं। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। आमजन से बजट को लेकर के ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। 10 जनवरी तक आपको बता दें कि ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, ऑनलाइन सुझाव आम जनता से मांगे जा रहे हैं, बजट को लेकर के जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इस महीने के अंत में बजट सत्र शुरू होने वाला है, और राज्य का बजट जो है वो आएगा। इस लिहाज से अभी से ही राज्य सरकार ने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। 10 जनवरी तक ऑनलाइन सुझाव जो है वो आम लोगों से मांगे गए हैं, लेकिन साथ ही इस महीने के मध्य में यानी 10 जनवरी के बाद से राज्य सरकार प्री बजट मीटिंग भी जो है वो आयोजित करने वाली है। और इस दौरान जो अलग अलग वर्ग है समाज के, जो चाहे बात किसान हो, स्टूडेंट्स हो, व्यापारी हो, उन तमाम लोगों से भी सुझाव जो है वो लेगी, और इन सुझावों के आधार पर ही राज्य सरकार जो है वो अपना बजट तैयार करेगी और उसे पेश किया जाएगा। लेकिन अभी से ही राज्य सरकार जो है वो तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है, और शुरुआत जो है वो ऑनलाइन सुझावों से की गई है। 10 तारीख तक जो है वो ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जब भी बजट आता है तो आम जनता से सुझाव मांगा ही जाता है। ऑनलाइन की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस साइट पे जाना होगा, कैसे ही जो है अपने सुझाव देने होंगे, इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल, फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट है, उसी पर ही जाना होगा, और उसमें एक ऑप्शन जो है वो दे रखा है जिसमें जाकर आमजन जो है वो अपने सुझाव दे सकता है। तो राज्य सरकार की जो ऑफिशियल वित्त विभाग की जो साइट है उस पर जाकर जो है वो आम लोगों को अपने सुझाव बजट को लेकर देने होंगे। सौरभ, ऑनलाइन तो सुझाव लिए जाएंगे, क्या ऑफलाइन की भी व्यवस्था रहेगी, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? जी बिल्कुल, मैंने जिस प्रकार से बताया कि शुरुआत ऑनलाइन से हो रही है। 10 जनवरी तक ऑनलाइन मांगे गए हैं, लेकिन इस महीने के मध्य में यानी 10 जनवरी के बाद प्री बजट मीटिंग जो है वो शुरू होती है
मुख्यमंत्री जो है वो तमाम अलग अलग वर्गों के जो नुमाइंदे। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। और एक और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। तबादलों के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जो है परिपत्र जारी किया। और ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, तबादलों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा? जी बिल्कुल, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऑनलाइन ही जो है वो आवेदन करना होगा। तमाम जो मेडिकल टीचर्स हैं, ये चिकित्सा शिक्षा विभाग के तबादले जो मेडिकल कॉलेज है राज्य सरकार के अलग अलग जिलों में, उनके जो मेडिकल टीचर्स हैं, अगर तबादले करवाने हैं तो जो है वो उन्हें ऑनलाइन एक तरह से आवेदन जो है वो करना होगा। लेकिन साफ तौर पर ये भी इस परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी जो है वो इसका अधिकारी जो है वो न हो जाएगा। यानी ये अगर सरकार को तबादले करने हैं तो वो एक नीतिगत आधार पर ही जो है वो तबादले कर रहे होंगे, ये स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन एक ऑप्शन जो बड़ा खोला गया वो ये है कि पारस्परिक तबादले किए जा सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति, दो कर्मचारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने तबादले जो है वो करा सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसे ऑनलाइन जो है वो आवेदन करना पड़ेगा। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बालोतरा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। दिलावर ने कहा कि मार्च में टीचर्स के तबादलों का रास्ता निकालेंगे। लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के कारण देरी हुई है। अब बोर्ड एग्जाम होने के कारण देरी हो रही है। अब 15 मार्च के बाद मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। शिक्षकों के ट्रांसफर मामले का समाधान किया जाएगा। जो लोकल परीक्षा, उसके बाद फिर विधानसभा चलने वाली है और उसके पैरेलली बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। क्या ऐसे समय में ट्रांसफर करना चाहिए? इससे यदि इस समय में हम बच्चों के अध्यापकों के ट्रांसफर करते हैं तो हमारी सारी परीक्षा की व्यवस्था हो जाती है। अध्यापक अपना कोर्स पूरा नहीं करा सकते थे क्योंकि इंटीमेसी हो जाती है बच्चों में, टीचर में। जो एकदम नए टीचर आते हैं तो 10-15 दिन तक उनकी इंटीमेसी नहीं हो पाती है। इसलिए जो शिक्षा विभाग का ये निर्णय था मेरे हिसाब से उचित है और हम 15 मार्च के बाद माननीय मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर के निश्चित रूप से ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई। पीएम मोदी का संदेश पढ़कर सुनाया गया और गरीब नवाज ऐप लॉन्च किया गया। देखिए रिपोर्ट। ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स अजमेर में धूमधाम से आयोजित किया जाता है। देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंच रहे हैं। इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश की गई। ये चादर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी लेकर के पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के साथ ही कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। सड़क मार्ग सेवा निजाम गेट से पैदल सूफियाना चादर लेकर बुलंद दरवाजे पहुंचे, जहां से वह भीड़ भाड़ के बीच होते हुए जन्नती दरवाजे से मजार शरीफ पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी की चादर चढ़ाते हुए हकीकत के फूल पेश किए। वहीं मौके पर महफिल खाने में प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा गया। ये संदेश किरण रिजिजू ने पढ़ करके सुनाया। प्रधानमंत्री ने पैगाम में ख्वाजा गरीब नवाज से उर्स में सभी दुनिया भर से आने वाली अनुयायियों को मुबारकबाद और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। इस संदेश के बाद उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज ऐप का लॉन्च किया, जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज के विषय में तमाम जानकारियां मौजूद होंगी, जिससे कि यहां आने वाले जायरीन को किसी तरह की तकलीफ न हो
और वो ऐप के माध्यम से जानकारी ले सके। वहीं एक पोर्टल भी इस मौके पर लॉन्च किया गया, जिसके जरिए लोग यहां की लाइव तस्वीरें घर बैठे देख सकेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हम सब बहुत खुशकिस्मत है कि हम आज यहां आए हैं। हम सब बहुत खुशकिस्मत है, आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए, और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ हर एक पंथ, हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है। इसके पहले शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास से अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने एक्स अकाउंट पर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जयपुर, कोटा और उदयपुर रेंज आईजी ने 11 ट्रेनी एसआई को निलंबित कर दिया है और ये कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है। देखिए रिपोर्ट। धांधली करने वालों पर फिर गिरी गाज। 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई। एसआई पेपर लीक मामले में ट्रेनी एसआई निलंबित। 4 दिन पहले मिली पोस्टिंग, आज सस्पेंड। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक बार फिर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। भजनलाल सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के बाद अब आईजी स्तर पर एक्शन शुरू हो गया। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने पर जेल जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों को निलंबित कर दिया गया। जयपुर, कोटा और उदयपुर रेंज आईजी ने 11 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया। जयपुर रेंज से एकता, अविनाश और सुरजीत के साथ उदयपुर रेंज से राजेश्वरी, दिनेश बिश्नोई, मनोहर, श्याम प्रताप सिंह और विक्रमजीत पर गाज गिरी है। वहीं कोटा रेंज से मालाराम बिश्नोई, चेतन सिंह और रेणु कुमारी को निलंबित कर दिया गया। 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहने पर सभी के खिलाफ एक्शन लिया गया और 10 महीने बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबित किए गए सभी ट्रेनी एसआई को हाल ही के दिनों में ट्रेनिंग के लिए संबंधित जिले और रेंज में भेजने के आदेश जारी किए गए थे। दरअसल 31 दिसंबर 2024 को ही एडीजी ट्रेनिंग विपिन कुमार पांडे की ओर से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इन सभी ट्रेनी एसआईज को संबंधित जिलों में पोस्टिंग दी गई थी, जो कि ट्रेनिंग की पोस्टिंग के दौरान ये पाया गया कि क्योंकि मामले के अंदर एसओजी की कार्रवाई चल रही है और ये सभी 25 ट्रेनी एसआई एसओजी की गिरफ्त में आ चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ऐसे में इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पेपर लीक मामले में अभी तक 45 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी एसओजी कर चुकी है। इनमें से 25 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इनके अलावा 6 आरोपी ऐसे गिरफ्तार किए हैं जिनका चयन तो हो गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। इस मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला और रेंज को मई में कहा था। दरअसल एसआई भर्ती पेपर लीक कांड में आरपीएससी ने कुल 859 पदों के लिए परीक्षा ली थी। भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी। पेपर लीक हसनपुरा में शांति नगर के एक सेंटर से हुआ था। स्कूल के प्रिंसिपल, सेंटर के अधीक्षक की मुख्य भूमिका थी। भजनलाल सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। मार्च 2024 से लीक कांड में गिरफ्तारियां शुरू हुई। धांधली के बाद परीक्षा को रद्द करने की मांग उठी थी।
वैसे तो सस्पेंशन की कार्रवाई किसी भी राजकीय कर्मचारी के गिरफ्तार होने के 48 घंटे के भीतर ही कर दी जाती है, लेकिन नियम बने हुए हैं, नियम कायदे बने हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से और पुलिस मुख्यालय की ओर से हरी झंडी न मिलने के चलते इस कार्रवाई में अत्यधिक देरी हुई और 10 महीने के बाद में फाइनली रेंज स्तर पर अब जो है ट्रेनी एसआईज को निलंबित करने का काम किया जा रहा है। हालांकि ट्रेनी एसआईज को फील्ड में भेजने को लेकर के भी इस पूरे मामले को लेकर के मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जिसको लेकर के आगामी तारीख 6 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। कुल मिलाकर के लबोलुआब यही है, राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 विवादों के घेरे में है और लगातार भर्ती रद्द करने की मांग भी की जा रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 जयपुर। पाठशाला पर राजनीति। नए साल पर बीजेपी सरकार लगातार फैसले पर फैसले ले रही है। नए जिले और संभाग के बाद सरकार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू की तैयारी कर रही है। गहलोत राज में खुले 3741 इंग्लिश मीडियम स्कूल या तो बंद हो सकते हैं या फिर उन्हें जो है मर्ज किया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के 3741 सरकारी स्कूल हो सकते हैं बंद। गहलोत राज में खुले थे इंग्लिश मीडियम स्कूल। भजनलाल सरकार ने बनाई मंत्रियों की कमेटी। बंद होंगे या मर्ज होंगे गहलोत राज के स्कूल? राजस्थान में पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा को लेकर के सियासी पारा गर्म है। पहले जिले और संभाग को लेकर के समीक्षा की गई, जिससे राजस्थान में सियासी हल्ला बोल हुआ। अब राजस्थान में गहलोत राज में खोले गए जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे, उनकी समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन स्कूलों को लेकर के अब राज्य सरकार या तो इन्हें मर्ज करने का फैसला करेगी या फिर इन्हें खत्म कर देगी। फिलहाल इस फैसले से सियासी पारा एक तरह से गर्म हो गया है और कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करने के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को मेंबर बनाया गया है। कमेटी को जिलेवार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करके सरकार को रिपोर्ट देनी है। रिव्यू के बाद ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने या इन्हें जारी रखने पर फैसला किया जाएगा। दरअसल बीजेपी नेताओं ने विपक्ष में रहने के दौरान अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर आपत्ति जताते हुए सरकार बनने पर उनका रिव्यू करने का ऐलान किया था और कमेटी बनते ही सियासत गर्मा गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि 12 महीने बाद कमेटी बनाने की क्या जरूरत आई। एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए। ये समीक्षा की कमेटी 12 महीने बाद में मुख्यमंत्री जी आपने क्यों बनाई, 12 महीने तक आप क्यों सोते रहे। आज जो स्थिति है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, 3737 विद्यालय प्रदेश में रन कर रहे हैं। उसमें इस वर्ष 6,77,371 बच्चे और बच्चियां, जिसमें बच्चियों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा है, वो फ्री में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले सत्र में ये संख्या 7,09,970 थी। हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने 45,300 पद स्वीकृत किए थे। अलग से इंग्लिश मीडियम का कैडर बनाया था। हमने 10,000 की नई भर्ती भी की थी। भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम पे हैं, उनके नाम से इनको चिढ़े। उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी गरीब और मध्यम वर्ग के 75% बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बीजेपी के 90% लोगों के बच्चे जो बड़े स्कूल हैं उनके अंदर पढ़ रहे हैं।
तो गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण कर ले तो इनके पेट में दर्द होता है। इसलिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है। कांग्रेस के विरोध के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। आजकल बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। उनके परिवार वाले भी उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि रोज जो चोरी का पैसा लाते थे, डिपार्टमेंट को लूट कर पैसा लाते थे, वो अब नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से उछल कूद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी स्कूल को बंद करना चाहती है। आप बताइए डोटासरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे। केवल बोर्ड लटके थे, उसमें अंग्रेजी माध्यम के न तो शिक्षक थे, न कोई वहां भवन था। परिसर भी कईयों में तो एक ही थे। तो बच्चे कैसे अंग्रेजी शिक्षा पाएंगे? अब इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली और उसमें एडमिशन 6ठी क्लास से शुरू करवाया। अब ग्राउंड तो तैयार हुआ नहीं, बेसिक जो ABCD से शुरू करना चाहिए प्रारंभ से, वो तो उन्होंने तैयारी की नहीं और आनंद फानंद में केवल वाहवाही लेने के चक्कर में और ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी। न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, न कोई अपॉइंटमेंट्स किए प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, कुछ भी नहीं किया। केवल सीधा ये कर दिया और वहाँ पर हिंदी मीडियम बंद हो गया। जहाँ इंग्लिश मीडियम की घोषणा करी, वहाँ जो बच्चे 5वीं तक तो जो हिंदी मीडियम पढ़े वो कहाँ जाएंगे? उस गांव में वहाँ दूसरी अन्य स्कूल भी नहीं है कि वो बच्चे अपनी हिंदी मीडियम की आगे पढ़ाई कर सके। ये अव्यवहारिक है पूर्णतया। एक मैं कहूँ कि वो जो एक क्षणिक मतलब ऐसा निर्णय ले लेना जिस पर कि गंभीरता से चिंतन मनन नहीं किया, ऐसे काम कर दिए। कांग्रेस ने कई काम किए, गहलोत सरकार ने कई ऐसे काम किए कि जिसमें उन्होंने पूरा गंभीरता से विचार नहीं किया। करना होता तो प्रारंभ से करते। कोई भी विद्यालय करो, इंग्लिश मीडियम हम भी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू के बाद इन पर फैसला करने के 3 विकल्प हैं। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है और पर्याप्त स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन स्कूलों को बंद करने पर फैसला हो सकता है। दूसरा विकल्प उन अंग्रेजी स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदलने का है और तीसरा विकल्प मर्ज करने का है। दरअसल गहलोत राज में खोले गए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लेकर के एक शिकायत जो है वो सामने आने लगी थी, जिसमें ये कहा जाने लगा था कि हिंदी मीडियम के स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में तब्दील कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन शिकायतों के साथ साथ एक बड़ी परेशानी ये भी थी कि इन स्कूलों के अंदर पर्याप्त स्टाफ नहीं था। हालांकि कांग्रेस ने काउंटर करते हुए कहा है कि स्टाफ की भर्ती की जानी चाहिए थी और दूसरी ज़रूरतें पूरी की जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने कहा कि जो इल्ज़ाम है और जो आक्षेप लगे हैं, इन तमाम हालात के अंदर स्थिति का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके से राजस्थान में जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाए गए हैं वो वाकई एजुकेशन के लिए तर्कसंगत हैं या नहीं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की कार्यकारिणी में बीजेपी विधायक का नाम, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। कार्यकारिणी में दर्शन गुर्जर का नाम सामने आया है। करौली देहात ब्लॉक कमेटी में दर्शन गुर्जर का नाम है। तो दर्शन गुर्जर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से। आपको बता दें कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में बीजेपी विधायक का नाम और कार्यकारिणी में दर्शन गुर्जर का नाम सामने आया है। करौली देहात ब्लॉक कमेटी में दर्शन गुर्जर का नाम है। दर्शन गुर्जर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दर्शन गुर्जर जो कि कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी अपडेट आपको जयपुर से दे रहा है। कार्यकारिणी में बीजेपी विधायक का नाम सामने आया है और कार्यकारिणी में जो नाम है वो
दर्शन गुर्जर का नाम है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि दर्शन गुर्जर जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, कार्यकारिणी में बीजेपी विधायक का नाम। जी बिल्कुल, देखिए कि ये कांग्रेस का जो संगठन को रिस्ट्रक्चर करने का काम चल रहा है, लगातार जो है ब्लॉक स्तर की और जिला स्तर की जो कार्यकारिणियों को जारी किया जा रहा है। एक जो नाम है बड़ा चौंकाने वाला है। ये कोई टाइपो एरर है कि गलती हुई है, इसको लेकर के अभी जो है बातचीत की जा रही है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कार्यकारिणी के सदस्यों में उन्होंने पुराना एक जो नाम है दर्शन सिंह गुर्जर का, वो रिपीट कर दिया है, जो कि कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में चले गए, वहां से बाकायदा विधायक भी हैं। अब इस सारी सिचुएशन में एक बड़ा मतलब एक तरह से कांग्रेस के लिए अजीब तरह का मोमेंट है कि जिसमें उन्होंने लिस्ट को सार्वजनिक किया और उसमें वही नाम रिपीट कर दिया गया जो उनको छोड़ करके जा चुके हैं। हालांकि अभी जो आपस में है कांग्रेस के जो लोग हैं इस चीज को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दर्शन सिंह गुर्जर जो है करौली की सियासत में काफी बड़ा है। ये वही है या किसी और दर्शन सिंह गुर्जर को उन्होंने दिया है। तो हालांकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे हमारी दिन में भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा था कि हम शाम तक जारी कर देंगे लिस्ट, लेकिन लिस्ट जारी करने में कोई जल्दबाजी हुई है या कोई टाइपो एरर है, इसको लेकर के जो टीम है उसने बाकायदा सवाल जो है तलब किया है। जो ललित टूनवाल हैं, महासचिव हैं संगठन के, वो इस चीज को क्रॉस चेक कर रहे हैं और कुछ ही देर में इसको लेकर के स्पष्टीकरण या अपडेटेड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अरबाज, क्या बात करने की कोशिश की क्या दर्शन गुर्जर से, उन्होंने कुछ कहा हो? देखिए, अभी इस तरीके की बातचीत उनकी नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं पुरानी जो लिस्ट है जिसको एडिट करके रिलीज किया जाता है, उसमें दोबारा से रिलीज करने की गलती हुई है या फिर इसमें कहीं से वो नाम एडिट होकर के हटा नहीं जो हटाना था। तो अभी और डिटेल में बातचीत की जा रही है कि हो सकता है कि इसमें किसी और तरीके से कांग्रेस हालात को या गलती को कवर करने की कोशिश करे, लेकिन स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं लिस्ट में बड़ी जो है फेरबदल करने के बजाय पुरानी लिस्ट में नाम एडिट किए गए और वो एज इट इज रिपीट कर दी गई पुरानी वाली लिस्ट, और उसमें वो नाम। ठीक है अरबाज, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि ये एरर है या सच में ऐसा हुआ है कि दर्शन गुर्जर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।